एसएसटी वाली 2 टीचर, उनका नाम बताओ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये 10th क्लास आपका नया चैप्टर शुरू हुआ है। वर्कशीट नंबर 49 है ये। वर्कशीट 49, डेट 29 अक्टूबर 2020 और विषय विज्ञान, कक्षा 10 का ये टॉपिक है। टॉपिक है आज आपका चैप्टर 9 आपका स्टार्ट हुआ है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो आइए बच्चे, हम आनुवांशिकता के बारे में आज इसके बारे में पढ़ते हैं। आनुवांशिकता होती क्या है, पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति वंशागत होना। एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से जो वंशानुगत लक्षण, जैसे कि किसी का रंग सेम है, कोई गोरा है, कोई काला है, या फिर किसी की आँखें या शक्ल आप कह सकते हो। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवांशिकता के जो वंशानुगत गुण हैं वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, आनुवांशिकता। अब बात आती है विभिन्नता की। तो एक ही स्पीसीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहा जाता है। जैसे हम मनुष्य जाति देखते हैं, स्पीसीज यानी सेम प्रजाति के। तो जैसे हम मनुष्य श्रेणी के लेते हैं, आप अपने से ही देखिए, आपके भाई बहनों की शक्ल सभी की मिलती जुलती हो सकती है, लेकिन आपकी सेम शक्ल बिल्कुल एक दूसरे से नहीं हो सकती। तो जो विभिन्नता होती है, लक्षणों के बीच जो अंतर होता है, जैसे कि किसी की आंखें गोरी है, किसी की काली है, किसी के बालों का रंग भूरा है, किसी के बालों का रंग काला है, तो वो विभिन्नता में ही आपका आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक गुणसूत्र में आनुवांशिक सामग्री गुणसूत्र में मौजूद होती हैं। जो यूकैरियोट होते हैं, आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा था, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आपका ये नाभिक है, इधर आपको गिवन भी है पिक्चर में, इसी के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र, आपके जो जीन्स हैं वो मौजूद होती हैं। ये देखिए, ये क्या है, आपके गुणसूत्र हैं। गुणसूत्र धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं। तो जो ये गुणसूत्र हैं उनका क्या काम है, धागे की तरह संरचनाएं। देखिए, ये एरो करके फिर बड़ा करके दिखाया हुआ है इस तरीके से, ये गुणसूत्र है आपके। इनका काम क्या है, आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाती हैं। क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन से बने होते हैं। जो आपके क्रोमोसोम हैं उन्हीं के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तो क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर आगे बात आती है, वे कोशिका विभाजन, आनुवांशिकता, विभिन्नता और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्रोमोसोम किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आपके कोशिका विभाजन, आनुवांशिकता, विभिन्नता और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होते हैं बच्चे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मनुष्य में वंशानुगत सामग्री है और सभी अन्य जीवों में एक व्यक्ति के शरीर में लगभग हर कोशिका में समान डीएनए होता है। यानी कि मनुष्य के शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, एक कोशिका में अलग गुणसूत्र होंगे और दूसरी में अलग होंगे। सभी कोशिकाओं के अंदर आपके गुणसूत्र सेम होते हैं। हमारे मनुष्य शरीर में कितने क्रोमोसोम्स के पेयर है, 23 पेयर्स हैं टोटल, ये आप नोट कर सकते हैं। अधिकांश डीएनए में कोशिका नाभिक, जहाँ से इसे परमाणु डीएनए कहा जाता है, में स्थित है। तो ज़्यादातर डीएनए कहाँ पर स्थित होते हैं, आपके नाभिक यानी न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन डीएनए में थोड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जा सकता है। तो वो डीएनए और किसके अंदर होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो डीएनए आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, दूसरा प्लास्टिड में भी। लक्षण एक जीव की एक विशेष विशिष्टता होती है। लक्षण जीव या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। लक्षण क्या है आपके, लक्षण वही मैंने बताया वर्कशीट में स्टार्टिंग में, कि किसी की आइज़ का कलर ब्राउन है, किसी का डार्क ब्लैक है, किसी का रंग गोरा है, किसी का काला है, तो वो लक्षण में ही आपकी आ जाती है। तो आइए जीन के बारे में हम पढ़ते हैं। जीन आनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है।
जीन डीएनए संरचना बनाते हैं। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछ लें कि जीन क्या होता है, तो आप बोलेंगे जीन आनुवंशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। जीन डीएनए संरचना बनाते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती है, जैसे ये टीटी है, ये इन दोनों प्रतियों को क्या बोलेंगे, एलील। क्या बोलेंगे बच्चे, एलील। टीटी हैं तो मीन्स टोल पर्सन होगा, बड़ा, लंबाई में वो बड़ा होगा, और टीटी हैं तो छोटा बोना होगा। इन दोनों के मिलने से फिर 4 नए मनुष्य बनेंगे। उनका प्रजनन कैसे होगा ये आप आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना जान लीजिए कि एलील हम किसको बोलते हैं। प्रत्येक माता पिता से एक जीन की एलील विभिन्नता एवं विशिष्टता के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कौन जिम्मेदार होते हैं बेटा, विभिन्नता और विशिष्टता के लिए एलील जिम्मेदार होते हैं। ठीक है बच्चे, ये एलील कहाँ पाए जाते हैं, जीन के अंदर। अब यहाँ पर आप देखिए, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को एक आधारित शारीरिक अभिकल्प डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती है। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। कुछ बेटा समानताएं होंगी और कुछ विभिन्नताएं होंगी। आप ही देखिए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में कुछ गुण मिलते होंगे और कुछ उनसे अलग होंगे। इसी तरीके से आपके पेरेंट्स से आपके कुछ गुण मिलते होंगे और कुछ गुण अलग होंगे। तो ये वंशानुगत चलती आती है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। अलैंगिक जनन जैसे कि जीवाणु, एक जीवाणु से यहाँ पर देखिए ये है, फिर यहाँ पर 2 हुए, फिर 2 से 4 हुए, तो इस प्रकार ये विभाजन चलता रहता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो पुनः विभाजित होकर 4 व्यष्टि जीवाणु उत्पन्न करेंगे, जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी। देखिए थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं, यहाँ रेड आ गया, इधर रेड, ये ग्रीन, थोड़ी बहुत होंगी, ज़्यादा नहीं है। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा, जो डीएनए प्रतिकृति के समय न्यूटन त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होगी। जो इनमें जो अंतर हुआ होगा वो किस कारण हुआ होगा, डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून काफ़ी कम त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होंगी। परंतु यदि लैंगिक जनन होता तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होगी। देखिए अलैंगिक जनन में विभिन्नता कम होती हैं, अंतर कम होता है किसमें, अलैंगिक जनन में। लेकिन लैंगिक जनन होता है तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होता है आपका। ठीक है बच्चे, अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या किसी स्पीसीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं। विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों का विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं, जैसे कि उष्णता को सहने करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। कुछ जीव ऐसे हैं जो काफ़ी अधिक टेम्परेचर में भी सर्वाइव हो सकते हैं, रह सकते हैं, वो जीवित रह सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं काफ़ी कम टेम्परेचर पे भी वो जीवित रह सकते हैं। आप कोरोना वायरस का आजकल ले सकते हैं उदाहरण, जैसे कि ये वायरस कम टेम्परेचर पे अपने आप को मल्टीप्लाई बढ़ा लेता है, अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, जबकि अगर जो अधिक ताप हो जाए तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ऐसा ही जीवों के आधार पर भी होता है। तो चलिए ये वर्कशीट मैं सोचती हूँ कि सभी को समझ में आ गई होगी। बच्चे देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जो ये साइड में दिया हुआ है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, हेलिक्स स्ट्रक्चर में। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। अभ्यास के प्रश्न, निम्नलिखित की परिभाषा लिखें। आनुवंशिकता का ये कहाँ पर है डेफिनेशन, स्टार्टिंग में ही है, ये रही। विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति वंशागत होना। नेक्स्ट है विभिन्नता भी आपका यहाँ पर यह वर्कशीट में अब गिवन है। एक ही स्पीसीज में प्राणियों के लक्षण के बीच अंतर को विभिन्नता कहा जाता है। फिर है क्रोमोसोम आपको यहाँ पर ही था वर्कशीट में। गुणसूत्र धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। फिर है लक्षण ये रहे। लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
फिर जीन आनुवंशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। गुणसूत्र कह लो या फिर क्रोमोसोम कह लो, बात एक ही है। या तो आप गुणसूत्र कह सकते हो या फिर क्रोमोसोम भी कह सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। ये देखिए, ए वाला केवल 10% है और बी वाला कितना है बच्चे, 60%। तो किसका ज़्यादा लक्षण सबसे पहले उत्पन्न हुआ होगा, किसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो इसका बी आ जाएगा। तो इसका उत्तर बी आ जाएगा। उत्तर 2 का कैसे लिखोगे, लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा। आई होप ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी और जल्दी से अपनी वर्कशीट कंप्लीट करें। थैंक यू।